नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस राजनीतिक परिचर्चा में। और हम बात करेंगे हरियाणा की भी और बात हम करेंगे महाराष्ट्र की भी, क्योंकि अभी-अभी महाराष्ट्र में एक बड़ी घटना हो गई है, राजनीतिक घटना। वहाँ पर घटनाक्रम काफ़ी कुछ परिवर्तित हुआ है एनसीपी के हवाले से। और हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक, बहुत अनुभवी राजनीतिक विश्लेषक ओंकार चौधरी जी। आपका स्वागत है ओंकार जी। नमस्कार संजय जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो अचानक आज कई घटनाक्रम हुए हैं। सबसे पहले तो जो अभी तुरंत हुआ है, पहले उसकी बात कर लें। ये महाराष्ट्र में अचानक शरद पवार जी ने क्या संदेश दे दिया है अपनी ही पार्टी में। काफी समय से एक्चुअल में चाचा भतीजे के बीच में खींचतान चल रही है और आपको याद होगा अपनी पुस्तक के संशोधित जो आत्मकथा थी उसके संशोधित संस्करण को जारी करते समय जो ड्रामा शरद पवार ने किया था वो एक्चुअल में अब जाकर के मुझे लगता है कि कंप्लीट हुआ है, पूरा हुआ है। इच्छा उनकी उसी समय थी कि अपनी बेटी को वो अपना दायित्व सौंप दें। उन्होंने इससे पहले कहा था कि रोटी जल जाती है अगर उसे पलटा ना जाए। इसके अलावा भी उनके एक दो बयान ऐसे आए थे जिनसे लग रहा था कि शरद पवार किसी भयानक मूड में हैं। और उसके बाद वो ड्रामा उनका जो पुस्तक के विमोचन के समय या लोकार्पण के समय उन्होंने किया था, अचानक अंतिम भाग में समारोह के उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। और संजय जी जो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीबी से फॉलो करते हैं उनको पता है कि शरद पवार की जो ये आकांक्षा है कि बेटी को अपनी जगह पार्टी का प्रमुख जो है बना दिया जाए, और उनकी ये भी इच्छा रही है कि यदि आगे जाकर के कभी या अभी भी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि एनसीपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बने तो वो अजित पवार को नहीं चाहते हैं या जयंत पाटिल से लेकर के बाकी लोगों को नहीं चाहते हैं, वो अपनी बेटी को चाहते हैं। लेकिन बेटी में काबिलियत है नहीं और सांगठनिक क्षमता भी नहीं है। संगठन में तो जो अ, महारत हासिल है पार्टी को एकजुट करने की, और अजित पवार के बारे में तो महाराष्ट्र में बच्चा-बच्चा जानता है कि सुबह 6 बजे उनकी वर्किंग शुरू हो जाती है। सुबह 6 बजे से वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे अजित पवार जो आम तौर पर कभी कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए भी नहीं जाने जाते हैं, बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन माने जाते हैं, उनको पीछे करके अपनी बेटी को उनको आगे लाना था। अकेले अगर सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाते तो हो सकता है कि तुरंत कोई रिएक्शन हो जाता संगठन के भीतर से भी या अजित पवार की तरफ से भी। इसलिए अभी सेफ गेम खेला है शरद पवार ने, प्रफुल्ल पटेल को भी सुप्रिया सुले के साथ कार्यकारी अध्यक्ष बना करके, और कुछ ऐसे राज्यों का उनको प्रभार दे दिया है जहां 36 बीघे में दूर दूर तक कहीं कोई फसल उगती हुई दिखाई दे नहीं रही है। पंजाब, हरियाणा, ऐसे मतलब उन्होंने राज्य बांट दिए अपनी बेटी को और प्रफुल्ल पटेल को कि जैसे वहां फसल लहला रही हो और ये ठीक से उसकी रखवाली कर लेंगे। सब जानते अभी हैं तो कि जिन राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं रही एनसीपी। वही मैं कह रहा हूं कि अभी हाल में जिन 3 पार्टियों का राष्ट्रीयता का दर्जा छीना गया है, उनमें टीएमसी है, उनमें एनसीपी है, उनमें वामपंथी दल भी हैं। तो सीपीआई है। ये जी हाँ, जी हाँ। तो ये दिखाता है कि एक्चुअल में शरद पवार के भीतर चल क्या रहा है। एज भी हो रही है, बीमार भी रहते हैं, कई बार हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, कई ऑपरेशन हो चुके हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पार्टी का एक बड़ा धड़ा
जो अजित पवार जिसका नेतृत्व करते हैं, वो चाहता है कि 2024 का चुनाव जो है वो कांग्रेस और शिवसेना के साथ ना लड़ा जाए, और ये लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई अगर युति बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी ये खबरें आ ही रही हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से कि जब से शिवसेना का बंटाधार हुआ है, इसके 2/3 एमपी और एमएलए टूट करके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं। तब से शरद पवार उद्धव ठाकरे को बहुत महत्व दे नहीं रहे हैं। उनको ये अच्छे तरीके से पता है कि अब उद्धव ठाकरे की हैसियत कुछ बची नहीं है, और जब चुनाव आएंगे ये बात साबित भी हो जाएगी। तो मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो एमबीए है वो कहने को तो इस समय है, लेकिन शरद पवार और कांग्रेस का जो वहाँ का नेतृत्व है वो उद्धव ठाकरे से एक तरीके से दामन झटक चुका है, क्योंकि उनको पता है कि अब इनके पल्ले में कुछ खास बचा है नहीं, तो ये एक बोझ है, बोझ के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम ये हुआ है, ये कई जो आयाम हैं उनकी तरफ इंगित कर रहा है। एक तो शरद पवार ने तय कर लिया है कि अजित पवार और उनके जो साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की वकालत कर रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, वो अगर अब जाना चाहें तो जाएं। और दूसरे ये कि उन्होंने अपनी बेटी को ही अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया है। प्रफुल्ल पटेल जो हैं उनकी तो कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं एज सच हैं भी नहीं, कि या उनको गलतफहमी भी नहीं है कि वो अध्यक्ष बन जाएंगे शरद पवार की जगह। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनकी जो भी राजनीति चल रही है वो इसलिए चल रही है कि शरद पवार का वरद हस्त उनके सिर पर है एक तरीके से। तो मुझे लगता है कि अब शरद पवार चूंकि बीमार भी रहते हैं, बहुत एक्टिव भी उस तरीके से नहीं है जैसे पहले रहते थे, अभी भी हैं। इस उम्र में भी वो राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की मीटिंग लेते हैं। लेकिन लगता ये है कि जो समय वो चुनना चाहते थे उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने तो फैसला कर लिया है। ये कुछ मुझे पुनरावृत्ति होती दिख रही है कुछ अन्य दलों की। आपको याद हो कि जब एमजीआर की मृत्यु हुई थी, एआईएडीएमके के नेतृत्व का प्रश्न आया था, तो एमजीआर की पत्नी को वारिस बनाया गया था, और लेकिन हुआ उसका उल्टा, क्योंकि सारी पार्टी जो थी वो जयललिता के पास चली गई। तो चाहने से सब कुछ होता नहीं है, यही हमने देखा था इनके समय में भी। एनटी रामाराव के समय पे तो उनके तो जीते जी ही पूरी पार्टी जो है वो हड़प ली थी चंद्रबाबू नायडू ने। तो राजनीति में जो काबिलियत है, जो राजनीतिक कौशल है, वो तो आवश्यक है। सुप्रिया सुले तो मैंने तो नहीं देखा उनको किसी भी प्रकार का, चाहे वो सांगठनिक काम हो या किसी तरह का पार्टी का काम हो। वो तो राज्यसभा में बैठ के एक बढ़िया सा, या कभी अपनी किसी सुरक्षित सीट से लोकसभा से चली गई, तो इतना ही काम है उनका। तो इसलिए क्या ये माना जा सकता है कि ये पुत्री मोह में और एक धृतराष्ट्र वाला कार्य कर बैठे हैं शरद पवार, और आपने बहुत अंततः आपने अंततः पार्टी का नेतृत्व जाना अजीत पवार के ही हाथ में है। आपने बहुत बारीक पॉइंट पकड़ लिया है संजय जी। सुप्रिया सुले को ना तो राजनीतिक अनुभव है उस तरीके का जो संगठन में काम करते हुए किसी नेता का होता है, और नीचे से लेकर के ऊपर तक वो चल करके आता है, संघर्ष करके आता है, और ना ही कानूनी ज्ञान है। एक बयान आपको याद होगा जब उद्धव ठाकरे के बजाय चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को असली अध्यक्ष माना था शिवसेना का, और शिवसेना और उसका जो सिंबल था वो दोनों एकनाथ शिंदे को सौंप दिए थे। तब सुप्रिया सुले का भी एक बयान आया था
वो सोशल मीडिया पर अभी भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा था कि बाला साहब तो जीते जी उद्धव ठाकरे को अपना वारिस घोषित कर चुके थे। फिर चुनाव आयोग ये फैसला कैसे दे सकता है कि साहब शिवसेना का असली अध्यक्ष कौन होगा? मतलब जो जो बेसिक सी चीजें हैं, उनको उसका भी ज्ञान नहीं है कि कानून क्या कहता है। और कोई अगर किसी पार्टी का मतलब वंशवादी संस्थापक अगर अपने बेटे को कह दे कि मेरे बाद अब यही होंगे, तो वो तो कानून की दृष्टि में, चुनाव आयोग की दृष्टि में या कोर्ट्स कचहरी की दृष्टि में वो तो वारिस नहीं है। वारिस तो वो होगा जिसके साथ ज़्यादा संख्या होगी, और अतीत में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो इनको बेसिक ज्ञान भी नहीं है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो आपने रेस किया, जो तमिलनाडु का उदाहरण दिया या आंध्र प्रदेश का दिया, जब जानकी जी खड़ी होकर के बस देखती रह गई और उनका सब कुछ लुट गया, अपने ही दामाद के हाथों लुट गया। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम अक्टूबर नवंबर 2019 में थोड़ा सा पीछे जाएं, तो केवल उद्धव ठाकरे जिम्मेदार नहीं थे उसके जो कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ था। ये ठीक है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला था, 160 से ज़्यादा सीटें मिली थी। और जनादेश इसलिए मिला था कि देवेंद्र फडणवीस को दोबारा महाराष्ट्र की जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, देखना चाहती थी। उद्धव ठाकरे ने वो युति तोड़ दी, गठबंधन तोड़ दिया और वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। अकेले उद्धव ठाकरे उस टूट फूट के लिए और जो एमवीए बना उसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। शरद पवार बराबर के जिम्मेदार थे। बल्कि शरद पवार ने ही शिवसेना और कांग्रेस के बीच में पुल का काम किया था। 10 जनपद के साथ कोई कोऑर्डिनेशन अगर कर रहा था तो उसका नाम शरद पवार था। भारतीय जनता पार्टी ने अगर उस आघात का, उस धोखेबाजी का, उस गद्दारी का सिला दे दिया है उद्धव ठाकरे को, तो वो इस बात को बिल्कुल नहीं भूले होंगे कि वो सब कराने वाला जो है वो शरद पवार है। तो शरद पवार को भारतीय जनता पार्टी कैसे छोड़ देगी? इसलिए काफी समय से ये चीजें चल रही हैं। और आपको ध्यान होगा, नागपुर में विधानसभा का सत्र चल रहा था। उसी दिन अनिल देशमुख को जेल से रिहा किया गया था। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक थी। चीफ मिनिस्टर के सामने नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने कहा कि मैं मीटिंग में भाग नहीं ले पाऊंगा, मुझे मुंबई जाना है। अनिल देशमुख आज रिहा हो रहे हैं, मैं उनको रिसीव करूंगा, ये मेरा दायित्व बनता है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने उनसे कहा कि आप मीटिंग में भाग लीजिए, हम आपको स्टेट प्लेन दे रहे हैं, आप जाइए मुंबई और मुंबई से वापस आइए। और इस घटना को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं उस समय चली थी कि एक तो उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने स्टेट के गवर्नर को स्टेट प्लेन से उतरवा लिया था, उनको बेइज्जत किया था, और दूसरी तरफ जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का सुलझा हुआ नेतृत्व है, जो नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में खड़े होकर के उनकी आलोचना करता रहता है, उसको स्टेट प्लेन दे रहे हैं। बहुत छोटी घटना नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी। और इसके अलावा भी अजित पवार के साथ जिस तरह के रिलेशन इन दोनों के बने हुए हैं, और मुझे तो ये भी पता चला है कि अजित पवार की भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी बातचीत हो चुकी है या कराई जा चुकी है। हाँ, वो कितने एमएलए लेकर के आ सकते हैं, अभी इसको तोला जा रहा है, क्योंकि उस घटना को भाजपा नेतृत्व अभी भूला नहीं है, जो देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने शपथ ले ली थी और राजभवन को सूची भी उपलब्ध करा दी थी कि कितने एनसीपी के एमएलए मेरे साथ हैं, और बाद में फिर वो सिरे नहीं चढ़ पाया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो वापस लौट गए थे।
तो भाजपा नेतृत्व चाहता तो है कि शरद पवार को भी उद्धव ठाकरे की तरह सबक सिखाया जाए, लेकिन वो पहले तोल लेना चाहता है कि अजित पवार फिर वैसी हरकत तो नहीं कर देंगे जैसी उन्होंने पहले की थी। जी, और अब तो बीएमसी का चुनाव भी मुझे लगता है कराना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे यानी कि शिवसेना, अब तो वही शिवसेना है। तो वो भी मुझे नहीं लगता अब अधिक टाल पाएँगे इसको। लोकसभा चुनाव से पहले तो कराना ही पड़ेगा इसे। जी हाँ, और ये ऐसा चुनाव होगा जिसमें एकनाथ शिंदे की परीक्षा होने वाली है। ये खबरें वहाँ से जो आ रही हैं, जो अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने सर्वे किए हैं, उसमें कोई अच्छी खबरें नहीं हैं, पॉजिटिव खबरें नहीं हैं एकनाथ शिंदे कैंप के लिए। उनमें ये कहा जा रहा है कि जनता ने इसको बहुत पसंद नहीं किया है। हालाँकि हम जानते हैं कि पिछला जो बीएमसी चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटें मिली थी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 84 सीटें मिली थी। और अब जब उद्धव ठाकरे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, ऐसे में जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली सरकार इस समय महाराष्ट्र में काम कर रही है, तो ये पहला परीक्षण होगा ख़ास तौर से इस गठबंधन का भी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली उस शिवसेना का भी, जिसको चुनाव आयोग ने असली शिवसेना मानते हुए उसका दायित्व इनको सौंपा है। तो सबकी निगाहें संजय जी इस पर लगी हुई हैं और मुझे लगता है कि हालांकि ये केवल मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में देश भर के लोग रहते हैं, उसी तरीके से मुंबई में भी देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग रहते हैं। और माना जाता है कि महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में भले ही जनता का अलग-अलग मूड रहता हो, कई अवसरों पर अलग-अलग पॉकेट में अलग-अलग पार्टियों का प्रभुत्व है, प्रभाव है, पर मुंबई से जो नतीजा आएगा, जो संकेत आएगा, वो आगे चल कर के जो अक्टूबर में हरियाणा के साथ ही विधानसभा का चुनाव होगा, उसके नतीजों पर भी असर डाल सकता है। लोकसभा पर कोई असर डालेगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लोकसभा का चुनाव तो एकदम अलग ही तरीके से होगा और अलग ही मुद्दों पर होगा। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि आपको कोई प्रश्न पूछने हो तो अवश्य आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और आप इसको सुपर चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और याद रखें हमारा मर्चेंडाइज़ आपणः जो हमारी मर्चेंडाइज़ शॉप है, वो आपके लिए उपलब्ध है, उसके लिए आप जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में से उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आते हैं जो हमने मुद्दा आरंभ में लिया था, वो हरियाणा की पॉलिटिक्स के बारे में लिया था, लेकिन ये अचानक बीच में महाराष्ट्र की आ गई, तो मैंने कहा कि आपके उपस्थिति का लाभ उठा के महाराष्ट्र की भी चर्चा कर लेते हैं। अब ये जो जाट राजनीति में समय-समय पर ये जो उबाल मारने की प्रवृत्ति है, वो आप देखते हैं, कभी वो किसान आंदोलन के नाम से उबाल मारती है और वहाँ से टिकैत उर्फ डकैत आगे आ जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान से कोई चढ़ूणी आ जाते हैं, लेकिन फिर कभी पहलवानों के माध्यम से जोर मारती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये बार-बार आजकल जो है वो बड़ा महिमा मंडन खापों का करते हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले। इन खापों का कोई असर है भी या नहीं है? जिस मेन स्ट्रीम मीडिया की बात संजय जी आप कर रहे हैं, इस मेन स्ट्रीम मीडिया में जो कर्ता-धर्ता हैं, जो इनके संपादक हैं, आउटपुट इनपुट एडिटर बैठे हैं या जो इनके रिपोर्टर हैं, इनको गाँव के बारे में ग्रामीण जो व्यवस्थाएँ हैं, जो वहाँ की कल्चर है, जो वहाँ का पहनावा है, जो खान-पान है, जो रीति-रिवाज हैं, जो परंपराएँ हैं, उनके बारे में कितनी समझ है। और दूसरी बात ये है कि ये कितना जानते हैं खापों के बारे में और खापों के इतिहास के बारे में। खापों की जो व्यवस्था बनाई गई थी, वो छोटे-मोटे जो झगड़े गाँव में होते थे,
उनको वहीं निपटा लेने के लिए था, ताकि कोर्ट कचहरी में लोग बर्बाद ना हो, जाकर के वकीलों के घर ना भरें। नंबर 2, जो बुराइयां थी समाज में, उन बुराइयों को भी ख़त्म करने के लिए। नंबर 3, मैं तो हरियाणा में बहुत सालों तक संपादक के तौर पर काम कर चुका हूँ अखबार में, 2 अखबारों में। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो खाप व्यवस्था थी, उन्होंने उस समय जब तमाम तरह के भेदभाव किए जा रहे थे, अंग्रेजी शासनकाल की बात कर रहा हूँ, तब इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की थी। तो खापों का जो दर्जा है वो जो खास तौर से ग्रामीण समाज है, उसमें बहुत ऊंचा है। आज भी इनका बहुत हद तक सम्मान किया जाता है। लेकिन ये जो राजनीति है, ये जो अलग-अलग दलों के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं हैं, ये जो खापों के चौधरियों का अपने कुटिल हितों के लिए इस्तेमाल करते हैं समय-समय पर, उसके चलते खापों की जो किसी ज़माने में एक स्वीकृति हुआ करती थी या एक सम्मान हुआ करता था, वो चौपट हो चुका है। और आज की तारीख में और पिछले कुछ सालों में अगर देखें, तो इन्होंने कुछ बहुत गलत-सलत फतवे जारी किए हैं, जिनकी वजह से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके बैंड बजे हैं, इनकी आलोचना हुई है। यहाँ तक कि ऑनर किलिंग के मामले में और कुछ दूसरे इसी तरह के संवेदनशील मामलों में भी जो इनकी भूमिका थी, उसको लेकर के तब के सुप्रीम कोर्ट जो है के न्यायाधीश भी बहुत कड़ी टिप्पणियां इन पर कर चुके हैं। अब जो मूल सवाल आपने खड़ा किया है कि क्या इनका कोई प्रभाव है? मेरा कहना यह है कि इनका राजनीतिक तौर पर कोई प्रभाव नहीं है। किसी भी तरह का असर डालने में ये सक्षम नहीं है। कुछ-कुछ जगहों पर, कुछ-कुछ विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा चुनाव में नहीं, विधानसभा चुनाव में कुछ-कुछ पॉकेट्स में, जहां ये गोत्र व्यवस्था के आधार पर खापे हैं, कोई खाप किसी के साथ खड़ी है, कोई खाप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ी हुई है, इसलिए वहां भी विभाजित होती हैं। और एक खाप में मान लिया 24 गांव हैं, 52 गांव हैं या 84 गांव हैं, तो उन गांवों में सब में जाट नहीं रहते हैं, उनमें हर जाति के लोग रहते हैं। और वो जो जाति के लोग रहते हैं, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को अलग अलग कारणों से सपोर्ट भी करते हैं। तो ये खापों के सहारे अपनी राजनीति चमका लें। और खापों की जरूरत इनको पड़ती क्यों है? खापों के चौधरियों के जरिए ये केवल और केवल भीड़ जुटाने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी जो मेन सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो विरोध प्रदर्शन के लिए भी खापों पर, उनके कंधों पर, उनके असर पर, उनके चौधरियों के द्वारा जुटाई गई भीड़ के ऊपर आश्रित होकर के रह गए हैं, ये केवल इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसलिए वो 13 महीने का तथाकथित किसान आंदोलन हो, जब पूरा देश एक तरीके से मोदी सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ था और इनसे डर करके मोदी जी ने वो 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर के बहुत बड़ी नाराजगी लोगों में देखने को भी मिली कि अगर आप इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स के दबाव में आकर के अपने इस तरह के महत्वपूर्ण आर्थिक और कृषि सुधारों को वापस ले लेंगे, तो इसके कितने बुरे असर पड़ेंगे आगे आने वाले समय में। क्योंकि कई अवसरों पर हम देख चुके हैं कि जब जब प्रेशर में आकर के सरकारों ने इस तरह के अपने फैसले वापस लिए हैं, तो आगे चल कर के उसको उसके बहुत गंभीर नतीजे भुगतने पड़े हैं। बड़ा नुकसान देश को भी उठाना पड़ा है। और ये तो खुद प्राइम मिनिस्टर ने कई बार उस समय कहा था, उनके कृषि मंत्री ने भी कहा था, जो उस समय इनसे बातचीत कर रहे थे, उस कमेटी के लोगों ने भी कहा था कि भाई ये जो कानून है, तीनों कृषि कानून, इस देश के जो लघु, सीमांत और छोटे किसान हैं, जिनकी संख्या 88% है,
उनकी बेहतरी के लिए लाया गया है। खुद प्राइम मिनिस्टर ने जब पार्लियामेंट में भाषण दिया था तो और इनको आंदोलनजीवी बताया था, तब उन्होंने भी इसी तरह के तर्क दिए थे, फिर वो वापस लिए गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों के फिर दिमाग क्यों नहीं खराब होंगे। इनको लगता है कि हमने अगर एक बार इतनी मजबूत और पूर्ण बहुमत वाली सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया, उसको यू टर्न लेने के लिए मजबूर कर दिया, तो हम कभी भी किसी भी मुद्दे पर सरकार को और ख़ास तौर से हरियाणा सरकार को पीछे धकेल सकते हैं, बैकफुट पर धकेल सकते हैं। और हरियाणा में जो ये बवाल हो रहा है, जिसकी तरफ आप इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, हरियाणा में क्यों हो रहा है? क्योंकि हरियाणा में 2014 से एक पंजाबी मुख्यमंत्री है और ये जो चौधरी हैं, ये इसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि हरियाणा में जहां एक दो मुख्यमंत्रियों को छोड़ करके भगवत दयाल शर्मा को या दो तीन और बनारसी दास भगवत गुप्ता दयाल वगैरह शर्मा को तो अनडिवाइडेड हरियाणा पंजाब में थे। हाँ जी, हाँ जी। वो तो नहीं तो माने जा सकते, वो तो नहीं, अनडिवाइडेड। वो पहले मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। अच्छा, और अच्छा। हाँ, वो पहले मुख्यमंत्री थे हरियाणा बनने के बाद। उसके बाद बंसीलाल आए थे। तो बनारसी दास गुप्ता है, भगवत दयाल शर्मा है, ऐसे गिने चुने उंगलियों पर गिने जाने लायक नाम हैं जो गैर जाट रहे हैं, वरना अधिकांश जो है वो जाट मुख्यमंत्री रहे हैं। और आबादी कितनी है हरियाणा में जाटों की? कोई कहता है 22% है, कोई ज्यादा ही डींगे मारता है तो कह देता है 26% है। और कितने विधानसभा क्षेत्रों पर इनका असर है? कुल मिलाकर के 40 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं 90 में से, जहां किसी किसी में तो जाकर के ये डिसाइडिंग फैक्टर माने जाते हैं, किन्हीं पर ये प्रभाव डालने में सफल रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। और पिछले 2 चुनाव से ये बिल्कुल साबित हो गया जो मैं कह रहा हूं। 2014, 2019 का विधानसभा चुनाव, और चूंकि उसी साल लोकसभा चुनाव भी होते हैं पूरे देश में, और दोनों लोकसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 7 लोकसभा सीटें जीती थी। 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर बहुमत हासिल हुआ था विधानसभा में, और 2019 में भी उसकी 40 सीटें आई थी 90 में से। फिर 10 सीटों वाली जननायक जनता पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया दुष्यंत चौटाला, और फिर से मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन गए। तो वैसे उसकी उनको विशेष आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि 7 में से 6 तो उनके पास इंडिपेंडेंट तब भी थे। यस, लेकिन वो बिल्कुल एकदम कगार पर खड़े होने वाली हाँ, सरकार तो आप कहते, तो इसलिए उस खतरे को टालने के लिए, और जो पर्दे के पीछे से और उस समय भी सक्रिय हो गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कि किसी तरीके से उस परिवार के सपूत को राजी कर लिया जाए, अपने साथ लाया जाए, जिसके खिलाफ वो लंगोट बांध करके अखाड़े में उतरते रहे और दंगल करते रहे। तो वो हो ना सका, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ज्यादा तेज था। हालांकि जहां महाराष्ट्र में निश्चिंत दिखाई दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, वहां सरकार नहीं बना पाई। लेकिन जहां तमाम तरह की चिंताएं थी हरियाणा में, वहां सरकार बनाने में कामयाब हो गई। तो ये जिन आप चौधरियों की बात कर रहे हैं, जिन खाप पंचायतों की बात कर रहे हैं, और ये जो आए दिन बवाल होते हैं, कभी किसी मुद्दे को लेकर के, कभी किसी मुद्दे को लेकर के, इसके पीछे का फ्रस्ट्रेशन जो है वो यही है कि हरियाणा में हमारा आदमी मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, हमारे जो लोंडे हैं उनको हम क्यों नहीं नौकरियों पे लगवा पा रहे हैं, या सचिवालय में हमारी धमक क्यों नहीं है, हमारे जो अफसर हैं, जो हमारे चहेते अफसर हैं, वो की पोस्ट पर क्यों नहीं है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये निकलता रहता है, कई तरह से निकलता रहता है। तो ये अब जेजेपी और बीजेपी का जो टेंशन है, इसके पीछे ये जो हमारे बड्डे बड्डे पहलवानों ने जो एक बवाल क्रिएट किया, तो वो जेजेपी को ये तो नहीं लग रहा कि साहब कि इनका बड़ा प्रभाव पड़ गया है। लेकिन प्रभाव पड़ा होता तो खट्टर साहब जो है वो चढ़ूनी और बीकेयू वाले बाकी लोगों को पकड़ के अंदर नहीं करते। मुझे तो लगता है कि ये बड़ी घटना है। देखिए, आपको ध्यान होगा, बहुत सारे दर्शकों को भी ध्यान होगा जो इस समय हरियाणा से जुड़े हुए हैं
जब ये 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के चौतरफा 4 हिस्सों 4 कोनों पर बैठ कर के आंदोलन चला रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल जिले के एक गांव में लैंड करने वाले थे हेलीकॉप्टर से। और ये जो चढ़ूनी एंड कंपनी है, इनके लोगों ने वहाँ पर न केवल जहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रखा गया था, वहाँ कुर्सी और मंच वगैरह को तोड़ दिया था, बल्कि जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला था, उस हेलीपैड को भी तबाह कर दिया था। तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं उतरा था। देखिए, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, उसके हाथ में इतनी पावर होती है कि वो चाहे तो ऐसे गुंडा तत्वों को उसी समय सबक सिखा सकता है। और इनके लाख विरोधों के बावजूद वहीं या उसके बराबर में अपने हेलीकॉप्टर को उतार करके कार्यक्रम भी कर सकता था। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जो हैं, वो एक अलग तरह के नेचर के हैं। मेरी तो उनसे मुलाकातें भी हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि वो कितने डाउन टू अर्थ हैं। उन्होंने किसी भी तरह का टकराव ना मोल लेकर के उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बाद में आकर के देख लेंगे, और वो अपने हेलीकॉप्टर से वापस चंडीगढ़ लौट गए। लेकिन ऐसा कई अवसरों पर हुआ है जब चढ़ूनी की और उनके समर्थकों की इसी तरह की जो दादागिरी है और जो कानून को, पुलिस व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती देने वाली हरकतें हैं, वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिली। एक बार रोहतक में यही काम किया गया, वहाँ तो खैर चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर उतर गया था। एक बार हिसार में इन्होंने किया, अम्बाला में बाई रोड वो आ रहे थे, वहाँ पर इन्होंने नाटक किया, कुरुक्षेत्र में एक बार किया। तो अति हो गई थी संजय जी। और इस बार जब इन्होंने ये नाटक किया कुरुक्षेत्र और शाहाबाद के बीच में, शाहाबाद के पास ही किया ये सब, हाईवे रोक दिया। कई कई किलोमीटर इतना व्यस्त हाईवे है, दिल्ली से चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मतलब सभी जगहों का ट्रैफिक तो यहाँ से गुजरता है, इसी रोड हाईवे से गुजरता है। उसको आप अगर कुछ घंटे बाधित कर दें, रोक दें, और कई कई किलोमीटर का जो है वो जाम लग जाए, तो उसके बाद कोई सरकार जो है वो मुखदर्शक बनी नहीं रह सकती। और इस मामले में तो वैसे भी कुरुक्षेत्र के एक व्यक्ति ने पहले ही दिन, इस घटना के पहले दिन, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल कर दी थी कि साहब ये लाइफ लाइन है, इसको ये रोकने की धमकी दे रहे हैं, तो इसमें आप व्यवस्था दीजिए, फैसला दीजिए। तो हाई कोर्ट का ऑलरेडी उसमें ये सबमिशन था हरियाणा गवर्नमेंट को कि हाईवे कोई भी आदमी जाम ना कर सके, कोई भी ग्रुप जो है वो जाम ना कर सके। इसलिए पूरी व्यवस्था थी पुलिस की। इनको लठियाया गया, वाटर कैनन इनके ऊपर छोड़ा गया। कुल मिलाकर के 15 या 17 लोग गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत गिरफ्तार किए गए। हिरासत में तो 150 के आसपास लिए गए। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अदालत में कहा कि साहब मैं तो जमानत नहीं लूंगा, तो अदालत ने उठा करके उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वो जेल की रोटी खा रहे हैं। और राकेश टिकैत अंदरूनी तौर पर तो खार खाते हैं चढ़ूनी से, इनका 36 का आंकड़ा है। क्योंकि जब राकेश टिकैत हरियाणा में जाते थे खापों की पंचायतों में, सभाओं में, तो चढ़ूनी को ये रास नहीं आता था कि ये मेरे इलाके में कैसे। वो इलाके वाली भी लड़ाई है ना, कि चढ़ूनी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खापों में कैसे आ सकता है, या राकेश टिकैत हमारी हरियाणा की खापों के प्रोग्राम में कैसे आ सकता है, ये तो मेरा इलाका है। तो वो इनके बीच में चलता रहता है। लेकिन राकेश टिकैत ने उसकी गिरफ्तारी पर कुछ बयानबाजी की, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आज तक तो कुछ किया नहीं। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है राकेश टिकैत को भी इसी तरह से अंदर किया जाना चाहिए। तो मुझे लग ये रहा है कि पहली ये बार मैं इसमें एक और प्रश्न आपसे पूछूंगा। ये तो मैंने मुझे नहीं पता कि आप बालियान से हैं या मलिक से हैं, लेकिन ये बालियान खाप का नरेश टिकैत सब कुछ होते हुए भी ये आज तक चुनाव में खड़े होने की, पिछली बार 2000 आपके 22 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में
किसी ने इसको पूछा तक नहीं, 2 टके का नहीं पूछा इसको। और बाकी इसकी कोई हिम्मत नहीं हुई कि कहीं खड़ा हो सके कोई इंडिपेंडेंट। इतना ही बड़ा खाप का लीडर है, तो खड़ा क्यों नहीं होता भाई? वही बालियान खाप बाकी सबको वोट दे रही है, इसको एक भी वोट नहीं देगी क्या? नहीं, एक बार खड़े हुए थे खतौली से राकेश टिकैत, विधानसभा का चुनाव लड़े थे 2007 में। जमानत जब्त हुई थी और केवल 9,000 वोट मिले थे। इसके बाद एक बार लोकदल वालों ने बेवकूफ़ी की कि इसको राकेश टिकैत को अमरोहा से लोकसभा का टिकट दे दिया। और वहाँ भी देखिए आप, विधानसभा क्षेत्र में कितने मतदाता होते हैं और लोकसभा में कितने होते हैं। इसके बावजूद वहाँ भी रिकॉर्ड लोकसभा वही में तो कायम किया। 20 लाख मतदाता होते हैं। तो फिर भी इनको 9 ही हज़ार वोट मिले। जितने जितने विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में मिले, उतने ही लोकसभा में। इन्होंने कहा कि नहीं, इससे ज़्यादा तो मैं वोट लूँगा ही नहीं। तो वहाँ भी जमानत जब्त। तो ये तो इनकी हैसियत, राजनीतिक हैसियत है। और उस समय तो जब ये खतौली का चुनाव लड़ रहे थे, महेंद्र सिंह टिकैत भी थे, इनके पिताजी थे, और उनका किसानों पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता था, उनकी लोकप्रियता थी। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो मैंने कहा है कि हरियाणा में भी, वेस्ट यूपी में भी जब राजनीतिक प्रभाव की बात आती है, वहां ये शून्य है, 0/0। ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 4 चुनाव ये साबित कर चुके हैं कि इस तरह के लोगों की लगातार मक्कारी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं के, जहां से ये लोग आते हैं वहीं जीत दर्ज की है। इन्हीं इलाकों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुन करके आए हैं। भाई, इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? 2019 में चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट हारते हैं, संजीव बालियान वहां से जीतते हैं, और उसी चुनाव में उनके बेटे जयंत बागपत, जो कभी चौधरी साहब का गढ़ हुआ करता था, वहां से हारते हैं। वहां से डॉक्टर सत्यपाल सिंह, जो पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं मुंबई और पुणे के, वो जीत करके आते हैं। जो एक समय जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो अजीत सिंह जब इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, तो उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे सत्यपाल सिंह। उन्होंने अजीत सिंह के बेटे को हराया, और पहले अजीत सिंह को हराया 2014 में, 2 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां के। इसी तरीके से हरियाणा में संजय जी, 2019 में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा को कहा कि आप सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़ जाइए, और दीपेंद्र हुड्डा जो उनके बेटे हैं, वो बराबर की रोहतक की सीट से लड़ रहे थे। दोनों पिता पुत्र हार गए, और दोनों जगह ब्राह्मण कैंडिडेट ने इनको हराया। सोनीपत में रमेश कौशिक ने पटकनी दी, 1,64,000 के आसपास मतों से हराया, और वहां पर अरविंद शर्मा ने इनके बेटे को पटकनी दी, वो 7,000 के आसपास वोटों से हारे। तो जाटों का जो ये गुस्सा आप समय समय पर देखते हैं, कभी जाट आरक्षण के नाम पर कई शहरों को जला दिया जाता है, और नॉन जाट की दुकानों को, प्रतिष्ठानों को देख देख करके जलाया जाता है, पेट्रोल पंपों को जलाया जाता है, स्कूलों में आग लगाई जाती है। तो ये आप मतलब समझ लीजिए कि वो किस पीड़ा में जीने के लिए अभिशप्त कर दिए गए हैं। और इस बार भी, मैं तो आज भी हरियाणा ही था, वहाँ एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सोनीपत गया था। तो मेरी हरियाणा वालों से लगातार बातचीत होती रहती है। बहुत लंबे समय तक मैं हरियाणा के अंदर भी रहा और चंडीगढ़ में भी रहा, तो मुझे पता है कि वहाँ के लोगों की पल्स क्या है। जो गैर जाट हैं संजय जी, वो सब एकजुट हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और इनके लगातार डिफीट की वजह यही है कि ये नासमझी में कुछ कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जो नॉन जाट हैं वो इनके खिलाफ एकजुट हो गए हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा एक तरीके से प्लस पॉइंट मिल गया है हरियाणा में भी। और वेस्ट यूपी में तो खैर अभी उतना नहीं है, लेकिन हरियाणा में मैं कह सकता हूं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को ये लोग इन हरकतों से तो सत्ता से बाहर नहीं कर सकते। जी हाँ, और इसीलिए कभी वो
पहलवानों का आंदोलन होता है वो जाटों और खापों के आंदोलन में बदल जाता है। और मुझे लगता है कि जेजेपी को भी कहीं ऐसी गलतफहमी तो नहीं हो गई कि साहब कि वो भी इसका कोई फ़ायदा उठा लेंगे और बीजेपी को दबा लेंगे। अभी जो समाचार जो कल आया था वो ये था कि बीजेपी ने अपने साथ में 6-7 इंडिपेंडेंट ले लिए हैं और जेजेपी को अंगूठा दिखा दिया कि भाई तुम अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। एक्चुअल में क्या है कि ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अजय चौटाला, उनके दोनों बेटे दिग्विजय और दुष्यंत, कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाते हैं तो उनके खिलाफ भी अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि उनको कामयाबी कहाँ मिली थी? उन जाट चेहरों को हरा करके कामयाबी मिली थी। जगदीप धनखड़ हैं, कैप्टन अभिमन्यु हैं और कई चेहरे थे जो मतलब दिग्गज चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के, और खट्टर की पिछली सरकार में बहुत अहम मंत्रालय उन्होंने संभाले थे। कैप्टन अभिमन्यु तो वित्त मंत्री थे 5 साल तक। तो वो हार गए थे और वहां से जेजेपी जीती थी। इसी तरीके से आपके जगदीप धनखड़ हों, कई जाट चेहरे उस समय 2019 में हार गए थे। तो इनको पता है और ये बयान भी इसीलिए देते हैं ऐसे अवसरों पर जब ये खापों के चौधरी या चढ़ूनी जैसे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इनकी एक मजबूरी है कि जाटों में ये एक संदेश दिया जाए कि भाई वो सरकार में हैं जरूर, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो जरूर, लेकिन खड़े हैं आपके साथ। तो ये उनकी मजबूरी है, लेकिन वो जिस दिन गवर्नमेंट छोड़ेंगे उस दिन वो भी शून्य हो जाएंगे। ये उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। जी, तो बल्कि बीजेपी को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये अलग से लड़ेंगे। अगर 90 सीटें ये अलग से लड़ेंगे तो वोट बटेंगे, फिर तो फ़ायदा बीजेपी को ही होगा। हाँ, नहीं वैसे भी इंडियन नेशनल लोकदल 2 भागों में विभाजित होने के बाद इनकी शक्ति वैसे भी कम ही हो गई है। इनकी जो 10 सीटें आई थी, वो इसलिए नहीं आई थी कि दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला और दिग्विजय जो है वो जाटों में बहुत लोकप्रिय थे। वो आई इसलिए थी कि जो सपोर्टर थे इसके, यानी चौधरी देवीलाल के कुनबे के, चौधरी देवीलाल के ही नाम पर तो ये अभी तक पनपते रहे हैं। तो उसमें जो उस तरह के बयान, गलत बयान दे दिए थे ओम प्रकाश चौटाला ने और उनकी धर्मपत्नी ने अजय चौटाला के बारे में और अजय चौटाला के बेटों के बारे में, वो खास तौर से जो इनके सपोर्टर जाट वोट थे उनको पसंद नहीं आया था। तो इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल को तो कर दिया था डब्बा। केवल अभय चौटाला जीत पाए थे एलनाबाद से और बाकी सारी सीटों पर ये हार गए थे। 89 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल हार गई थी। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी बाइंड अप कर दी थी एक तरीके से मतदाताओं ने, और जो अजय चौटाला के बेटे थे उनके साथ एक थोड़ी सहानुभूति थी। और वैसे भी हरियाणा में सब जानते हैं कि चौधरी देवीलाल के रहते हुए अगर उनकी सबसे ज्यादा सेवा किसी ने की है तो वो ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला हैं और उनका परिवार है। देवीलाल की सेवा भी इन्हीं लोगों ने की है। तो उसका प्रतिफल इनको 2019 के विधानसभा चुनाव में मिल गया था 10 सीटों के रूप में, पर उसको ये लोग आगे कायम रख पाएंगे, मुझे संदेह है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अब ये आप क्या दिखता है, ये टूटेगी या बचेगी? ये जो अलायंस है, ये टूटेगा, बचेगा? नहीं, ये चिपके रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये ये टूटेगा। खाली दिखावा कर रहे हैं। बस बस बस, ये केवल ठीक है। मतदाताओं को, अपने बेस वोट को एक संदेश देना चाहते हैं और कुछ नहीं। जी, जी, जी। और ये पहलवानों का आंदोलन तो वैसे भी फुस हो चुका है, अब तो इसमें कुछ बचा नहीं। पहलवानों ने तो एक्चुअल में क्या है संजय जी के अपनी वो कहते हैं ना कि दुर्गति करा ली है। ये जब मेडल जीतते थे, जब तिरंगा ऊपर जाता था, जब नेशनल एंथम बजता था, तो केवल जाटों के रोंगटे खड़े नहीं होते थे, केवल जाटों के ही सीने जो हैं वो चौड़े नहीं होते थे या मस्तक ऊंचा नहीं होता था। भारत के एक एक नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा होता था। वो ये नहीं देखते थे कि ये जाट पहलवान हैं इसलिए हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
केवल इसलिए कि ये भारतीय हैं और भारतीय जो है वो मेडल जीत करके ला रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल अपने महावीर फोगाट के अखाड़े में कुश्तियां लड़के ही ये मेडल ले आए हों। इनको उच्च कोटि के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजने से लेकर के, और जो साई के आपके ट्रेनिंग सेंटर हैं या दूसरी जगह है, बहुत महंगे महंगे कोच जो हैं वो इनको दिए गए। इनके खाने की, इनके पीने की, इनकी डाइट, इनकी विदेश यात्राएं, सारा खर्चा किसने उठाया है? महावीर फोगाट के अखाड़े ने। ये भारत सरकार का खर्च किया हुआ और खेल मंत्रालय का दिया हुआ पैसा था, जिसके बेस पर ये लोग तैयार हुए और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में मेडल जीत करके लाए। लेकिन ये अब भारतीय पहलवान नहीं रहे, अब ये खापों के पहलवान हो गए हैं। अब और ये खाप ओलंपिक्स कराएंगे। हाँ, और केवल जाटों के पहलवान रह गए हैं। जाटों के अलावा और खापों के अलावा, और वो भी सीमित क्षेत्रों की खाप और जाट, उनके अलावा किसी का सपोर्ट है क्या इनको? तो इन्होंने अपनी खुद ही दुर्गति करा ली है। जी, तो आइए अब प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्नों को चलने से पहले सभी से अनुरोध है कि कृपया आप अपने इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और लाइक करने के साथ साथ आप हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक आपको सूचना भी है कि ये जो आप मग देख रहे हैं, ये धर्मो रक्षते रक्षितः वाला, ये आपके लिए उपलब्ध है, ब्लैक में भी और वाइट में भी, दोनों रंगों में। उसके लिए आप आपणः जो हमारी शॉप है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, जो मर्चेंडाइज शॉप है उस पर, और उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आइए प्रश्नों पर। पहला प्रश्न जो है जेपी जी का है, कह रहे हैं 2020-21 किसान आंदोलन डिड डू सोशल डैमेज ऑल्सो। मनोज दोहान, हरियाणा हिंदू जाट कन्वर्टेड टू सिक्खी, इज कैंपेनिंग टू कन्वर्ट हरियाणा हिंदू जाट्स टू सिक्खी। जिस मनोज दोहन का जिक्र कर रहे हैं, ये एक रिटायर्ड फौजी के बेटे हैं। थोड़े से अति उत्साह में रहते थे, वकालत भी करते थे रोहतक की कचहरी में, और बहुत सारे लोगों को याद होगा, ख़ास तौर से जो हरियाणा को बिलोंग करते हैं। कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को जलाया गया था, उनके स्कूल को जला दिया गया था, स्कूल की बसों को जला दिया गया था, कुछ दूसरे प्रतिष्ठानों को, यहाँ तक के जो प्रेस थी, हरिभूमि अखबार जिसका मैं संपादक था, उसकी प्रेस में भी आग लगाने की कोशिश की गई थी। और उस समय पुलिस को मनोज दोहन की कुछ कॉल इंटरसेप्ट हुई थी, पता लगी थी कि उस पूरे कारनामे में वो थे, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। उनको अरेस्ट किया गया था, उनको महीनों बल्कि सालों तक जमानत नहीं मिली थी, जेल में रहे थे। और जेल से बाहर निकलने के बाद वो जाट से अगर सिख बने तो ये भी जांच का विषय है कि क्यों बने, क्या जरूरत पड़ गई उनको सिख बनने की। तो ये अगेन एक बड़ा प्रश्न है। जी, नेक्स्ट विघ्नेश प्रभु सर, व्हाट वुड बी बिग न्यूज दिस वीक? वेरी मच थ्रिल्ड, गिव सम हिंट, सॉरी, प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन। आप गेस करिए। नेक्स्ट JBJP, poisoning minds done by Punjab Khalistanis that Hinduism is equal to religions of Brahmins, thus neglect of Jat on streets. So come to true religion of Jats, Sikhi in हरियाणा। काय का ट्रू रिलीजन? सारे तो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए, ट्रू रिलीजन। क्यों ओमकार जी? पंजाब में तो बुरा हाल है और इसे रोकने वाला भी कोई नहीं है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे तब भी यही हो रहा था, फिर चन्नी आए वो भी, और अब भगवंत मान है तो भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और वहां तो ये बयार इस समय बह रही है, बहुत खतरनाक तरीके से बह रही है। नेक्स्ट
राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान असल में मोहम्मद की दुकान है। आशा करता हूँ हिंदू 2024 में इकट्ठे होंगे भाजपा के पीछे और स्ट्रेटेजिक वोटिंग करेंगे। 2024 में चूक हुई तो देश बहुत पीछे चला जाएगा। कुछ नहीं होगा वीए साहब, आप ज़्यादा चिंतित ना हो। दिल्ली बहुत दूर है इन लोगों के लिए, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई चैलेंज अभी भी भारतीय जनता पार्टी को ये लोग दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। वो एक कहानी सुनी होगी आप लोगों ने कि एक बंदर जो है वो इस पेड़ से उस पेड़ की डाल पर उछल उछल करके ये शो करने की कोशिश कर रहा था कि मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरे प्रयासों में तो कोई कमी है नहीं। तो ये ज़रूर एक राजधानी से दूसरी राजधानी तक दौड़ लगा रहे हैं, एक दूसरे की चाय पी रहे हैं, और फोटो अपॉर्चुनिटी जो है वो इनके लिए है, लेकिन दिल्ली बहुत दूर है। नरेंद्र मोदी जैसा सक्षम चेहरा कहाँ से लाएंगे जिस पर पूरा देश भरोसा करता हो? हालांकि पूरा देश तो नरेंद्र मोदी पर भी भरोसा करता हो, ऐसा हम दावे के साथ नहीं कह सकते। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल जब आप तुलना करते हैं तो उनके आसपास भी कोई मुझे दिखाई दे नहीं रहा कि उनको चैलेंज करने की स्थिति में अभी हो। जी, नेक्स्ट। ये बीजेपी जी, टिकैत नाउ हैज गोल पग फ्रॉम नाव पग, subtle sign of alienation. Hindu Jats of Haryana, Rajasthan, UP are targets of alienation from rest of Hindus by repeat आंदोलन्स। ये आंदोलन उनके खुद के होते हैं, कोई दूसरा नहीं कराता है। और मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, लेकिन यदि आप राजस्थान में या हरियाणा में और उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आप इसको जो मैं कह रहा हूँ उसको अच्छी तरह से समझेंगे। ओंकार जी। नहीं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल 100% सेम। वो तो कहते हैं कि साहब के ये जो आपने भी उपमा जिसका उपयोग किया ना कि साहब की वो आदत है एक डाल से दूसरे डाल पे कुलांची मारने की, बस बस तो और कुछ कुलांची मारने को एलिनेशन आप ना समझे। ये तो कुछ भी होगा, कुलांचे तो मारे जाएंगे। तो इसी से साथ हमारे प्रश्नकाल समाप्त होता है और आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सपोर्ट आप कर सकते हैं जीपे, पेटीएम, यूपीआई के माध्यम से। और नीचे आप देख रहे हैं ये जो स्क्रॉल पे है स्क्रीन के नीचे की तरफ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक बार सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे बहुत मातरम। धन्यवाद, नमस्कार।